नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे, तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स की जानकारी के लिए। पहले भी मैंने प्रयास किया है ये जानकारी देने का। पुनः मैं ये बतलाऊँ कि जो रिक्रूटिंग कमीशंस हैं, एजेंसीज़ हैं डिफरेंट टाइप के, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशंस हों और असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की नियुक्ति के लिए यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशंस हों। कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट होते हैं जिसमें एक तरह का पद होता है, उसमें बहुत आसान है सर्विस एलोकेशन, पोस्ट एलोकेशन। लेकिन बहुत से जो कंबाइंड एग्ज़ाम होते हैं, जैसे गेस्टेड हों या नॉन गेस्टेड पोस्ट हों। गेस्टेड जनरली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित किए जाते हैं वो के सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और जो नॉन गेस्टेड पोस्ट हैं वो जनरली जो सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशंस हैं उनके द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त और भी एजेंसीज हैं, जैसे IBPS है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, भारत सरकार का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, एक्सेट्रा। तो मैं आज जानकारी से देना चाहूँगा सर्विस एलोकेशन जो ऐसे पदों के लिए जहाँ मल्टीपल सर्विसेज, मल्टीपल पोस्ट्स हैं या मल्टीपल प्लेसेस हो सकते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का यूनिवर्सिटी जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, और मल्टीपल प्रेफरेंसेस होंगे। जितने तरह के पद होंगे, पोस्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो। बहुत से पोस्ट उसमें ऐसे हो सकते हैं जिसमें फिजिकल योग्यता हो, कई तरह की। कुछ पोस्ट ऐसे हो सकते हैं जिसमें टेक्निकल, जैसे शॉर्ट हैंड है, कंप्यूटर है, टाइपिंग है, ये हो सकता है। कुछ में पैदल चाल वगैरह की स्थिति हो सकती है। मैं सभी को मिलाकर एक जानकारी देना चाहूँगा ताकि कैंडिडेट को सहूलियत हो या अनुमान लगाने में। तो कुछ परीक्षा एडवर्टीजमेंट ऐसे होते हैं जिनके सिलेक्शन के लिए PT भी होता है, मेंस भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। और जनरली ऐसे केसेस में मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर मेरिट लिस्ट बनता है, जो मेरिट लिस्ट नंबर 1 से जितने पद हैं उतने तक जाते हैं। कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ PT और मेंस होते हैं, इंटरव्यू नहीं होते, और वहाँ जनरली प्रक्रिया होती है कि जो मेंस के मार्क्स हैं उनको आधार बनाया जाता है। अलग भी प्रक्रिया हो सकती है। अब कुछ ऐसे भी एडवर्टीजमेंट आते हैं जिसमें सिर्फ जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं उसमें जो मार्क्स प्राप्त हुए हैं वो परसेंटेज ऑफ मार्क्स या क्लियर कट मार्क्स आधार होता है मेरिट लिस्ट का। तो और इसके अतिरिक्त जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो या अन्य एजेंसीज का हो, उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी जो भारत सरकार का है या राज्य सरकार के हैं वो लागू होते हैं। उसमें रिजर्वेशन भी 2 तरह के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल रिजर्वेशन होंगे जैसे कैटेगरी SC होंगे, ST होंगे, EBC होंगे, BC होंगे, WBC होंगे, EWS होंगे। और हॉरिजॉन्टल में जैसे दिव्यांग होंगे, महिलाएं होंगी, स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड वगैरह होंगे। तो कोई भी कमीशन एक तो कॉमन मेरिट लिस्ट बनाता है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का, और एक रिजर्व कैटेगरी का लिस्ट होगा जो वर्टिकल होगा कैटेगरी का, हॉर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा कैटेगरीज का कंसर्न। अब यह भी एक विवरणी बनी रहती है कि किस पद के लिए कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यता है और कौन कौन सी अन्य अनिवार्य वांछनीय वगैरह वगैरह योग्यताएं हैं उनके लिए। ये भी एक लिस्ट रहता है ताकि सर्विस एलोकेशन में या पोस्ट एलोकेशन में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। अब यहीं पे मैं यह स्पष्ट कर दूं कि सर्विस एलोकेशन या पोस्ट एलोकेशन हर हाल में स्टार्ट होगा जो मेरिट लिस्ट है, कॉमन मेरिट लिस्ट, उसके नंबर 1 से। और नंबर 1 का देखा जाएगा कि उनका फर्स्ट चॉइस क्या है। फर्स्ट चॉइस के लिए
यदि सारी योग्यता मिलती है उनकी, तो ऑटोमेटिक उनको अनरिजर्व कैटेगरी का जो सीट है, भरने की स्थिति मैं ये पहले बतला दूं कि हर हाल में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के सीट भरे जाते हैं सबसे पहले, उसके बाद रिजर्व कैटेगरीज के सीट भरे जाते हैं, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो। तो यह मैं बतलाऊं कि जैसे मेरिट लिस्ट में सीरियल नंबर 1 का पहले एलोकेशन होगा। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर मिल गया उनको कि उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं हर तरह से, तो उनको वो पोस्ट मिल जाएगा। फिर उसी तरह सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करते हुए 200, 400, 500 जो भी हो, 1000 जा सकती हैं। ऐसे करते करते ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि जब कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट, जैसे मान लीजिए कि वो एसटी भी हो सकते हैं, एसटी भी हो सकते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जिसको मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं वो भी हो सकते हैं, बैकवर्ड क्लासेस के हो सकते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हो सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में उस कैंडिडेट का यदि बेटर प्रेफरेंस, मान लीजिए जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस है, वो उनको अनरिजर्व्ड वाले सीट से जो पद सेवा है या पद है वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें देखा जाएगा कि उनकी जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें वो बेटर प्रेफरेंस प्राप्त करने के योग्य हैं या नहीं उस पद के लिए। तो वहाँ भी उनकी देखा जाएगा कि उनकी एलिजिबिलिटी वहाँ है कि नहीं। तो चूंकि वो मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी का जो नियम है वो उन पर लागू हो जाएगा और वो शिफ्ट कर जाएंगे अपनी कैटेगरी में और वहाँ जाकर वो बेटर प्रेफरेंस ले लेंगे। ये प्रक्रिया फिर चलती रहेगी वैसे ही कि हर हाल में बेटर प्रेफरेंस के लिए रिजर्व कैटेगरी चाहे जो भी कैटेगरी के हैं वो अपनी कैटेगरी में शिफ्ट करेंगे। जैसे बिहार में पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए भी 3% वर्टिकल रिजर्वेशन है, तो उसमें यह भी देखा जाएगा, पिछड़ा वर्ग की महिला का मतलब हुआ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस की महिला। उनको अगर यूआर में बेटर प्रेफरेंस नहीं मिलता है तो अपनी कैटेगरी में जाएंगी, अपनी कैटेगरी में भी अगर बेटर प्रेफरेंस नहीं मिलेगा तो उस 3% में भी वो शिफ्ट करेंगी। इस तरह वर्टिकल सीट भरे जाएंगे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल जो महिलाओं का सीट है, जो दिव्यांगों का है या फ्रीडम फाइटर्स के वार्ड्स का है, तो ये प्रक्रिया होगी इनको भरने की। मैं समझता हूँ कि कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जानकारी मिलना बहुत ही फायदेमंद होगा, ताकि उनके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। सर्विस एलोकेशन मैं फिर दोहरा दूं कि कॉमन मेरिट लिस्ट के सीरियल नंबर 1 से ही शुरू होकर आगे बढ़ता जाएगा और बीच में मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी का फार्मूला या जो बाद में चलकर फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी ये विचार करते हुए और एक सीट, कुछ पद ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो वो पद खाली रह जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इससे आप सभी लोगों को फ़ायदा होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।